हमारे जो स्पीकर हैं दीपक कुमार सिंह, जो कि डिप्टी एसपी हैं यूपी में ही। वो जीएस पेपर 3 के बारे में गाइडेंस देंगे। जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी का जो एरिया है, दीपक कुमार सिंह वो कवर करेंगे। दीपक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। हाँ, आप जो आपका जीएस पेपर 3 में इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बाकी जो जीएस पेपर 3 के डायमेंशंस हैं या एनी अदर स्पेसिफिक एरियाज और टॉपिक्स जिनके बारे में आप बताना चाहते हैं, आप अपना सेशन स्टार्ट कीजिए। वी रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट योर टॉक। ओके, थैंक यू अंजलि मैम एंड थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट एंड जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। लेट मी शेयर माय स्लाइड। मैम मेरी स्लाइड शेयर हो रही है क्या? अभी नहीं शेयर हुई है। ओके ओके वेट मैम। हाँ डन, अभी शेयर हो रही मैम? हाँ, अब शेयर हुई है। ओके ओके मैम, ठीक है मैम, ठीक है, ओके। First of all, myself Deepak Kumar Singh. I'm currently posted as a CEO Hasanganj in Unnao district of Uttar Pradesh. Okay, these are all my social media handles जिससे कि आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो स्टार्ट करूंगा वो जीएस मेंस 3 के जीएस मेंस 3 को लेकर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सभी को पता ही है कि भाई जो यूपी पीसीएस का जो मेंस एग्जाम है वो टोटल 1500 मार्क्स का होता है, जिसमें चारों जीएस के जो पेपर हैं वो ईच 200 मार्क्स, सो टोटल 800। रिमेनिंग 700 का ब्रेकअप है 150 ईच हिंदी एंड एसए पेपर एंड 200 फर्स्ट ऑप्शनल पेपर 1 एंड 200 ऑप्शनल पेपर 2। सो टोटल 1500 मार्क्स का जीएस होता है। ओके, जीएस मेंस 3 को हम बेसिकली इन 4 से 5 टॉपिक्स में ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस टेक, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक, अगर हम लास्ट 10 इयर्स का यूपीएससी का ट्रेंड देखें और लास्ट 5 इयर्स 2018 से यूपी पीसीएस का जो मेंस है वो कंप्लीटली यूपीएससी के पैटर्न पर अडॉप्ट हो चुका है। तो लास्ट के 5 इयर्स 2018 टू 22 यूपी पीसीएस का अगर हम पैटर्न देखें तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 क्वेश्चंस का जो वेटेज है, अप्रोक्सीमेटली 33% जो वेटेज होता है वो साइंस टेक और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी करता है। ठीक है, दिस इज द सिलेबस फॉर जीएस 3। अब इसमें मैं जो बाकी टॉपिक्स हैं उन पे मैं जस्ट एक मिनट आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं वो मैं इसमें बताता हूँ। फॉर इकोनॉमिक्स, फॉर जीएस 3 के लिए स्पेशली कोई बिल्कुल फिक्स कोई ऐसी बुक नहीं है जो कि आपको रेफर करने की जरूरत है। ठीक है, देयर इज नो नीड टू रेफर एनी बुक। इकोनॉमिक्स के लिए या बाकी अदर टॉपिक्स के लिए आपको जो भी ओआरएन में दिल्ली में जो भी कुछ अच्छी कोचिंग्स हैं उनके आप वैल्यू एडिशन मटेरियल पिक कर सकते हो डायरेक्टली, जिसको कि एक्सपर्ट्स ने काफी टाइम लेके उसको प्रिपेयर किया हुआ है। इसमें आप किसी बुक्स को पढ़ के या किसी बुक्स को रिफर करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए। ठीक है, वैल्यू एडिशन मटेरियल आपके पास पड़ा है। ठीक, वैल्यू एडिशन मटेरियल के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ उसको एक प्लेटफॉर्म लेते हुए आपको उसमें जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उन करंट अफेयर्स को वैल्यू एडिशन करना है साथ में ही। इसमें जो पूनम मैम ने काफी अच्छी एक दो चीजें जो बताई थी कि A4 साइज पे नोट्स, तो ये बहुत ही क्लियर आपको दिमाग में रखना है कि ये जो सिलेबस का जस्ट इसको एक टॉपिक मानिए, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स, रोल ऑफ नीति आयोग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक, तो ये आपका एक पॉइंट है। अब आपका इस पॉइंट पे 1 या 2 पेज का बेसिक फ्रेमवर्क का नोट्स रेडी होना चाहिए। लाइक इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया है तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए कि जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान हुए उस पे 2 लाइन 3 लाइन लिखी होनी चाहिए। बाकी कंटेंट आप अपने माइंड में रट के रखिए, लेकिन जो आपको लास्ट मिनट में बेसिकली जो हम बोलते हैं फर्रे, लास्ट मिनट में आपके पास सिर्फ
15 या 20 पेज की GS3 के नोट्स होने चाहिए। वहीं 15 से 20 पेज आप 1 या 2 घंटे में रिवाइज कर पाओगे एग्जाम टाइम में। सो आपके पास अननेसेसरी ना तो कोई पीडीएफ होनी चाहिए, ना ही अननेसेसरी कोई बुक रखनी है। आपको अपना हैंड रिटन नोट्स रखना है जो 15 से 20 पेज का होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप हर एक टॉपिक पे सिर्फ 1 या 1.5 पेज के ही आपको नोट्स होने चाहिए। तो आपने इकोनॉमिक प्लानिंग को पकड़ा, 5 ईयर प्लान के बारे में आपने 2-3 लाइन लिखी। नीति आयोग अब कन्वर्ट हो चुका है प्लानिंग कमीशन की जगह, तो आपने नीति आयोग के 2 पॉइंट रख लिए। फिर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मॉडल्स रहे, चाहे वो नेहरू मॉडल हो, चाहे डामोर मॉडल हो, इस तरीके के कई सारे मॉडल रहे हैं, महालनोबिस मॉडल रहा, तो अब एक एक लाइन सब पे लिख लिया। तो इस तरीके से रोल ऑफ नीति आयोग है, तो आपने इसके 4-5 रोल उस वैल्यू एडिशन मटेरियल से रोल ऑफ नीति आयोग को आपने अपने हैंड रिटन में सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स आप वहां पे नोट करिए। अंदर का कंटेंट आपको रट के रखना, अंदर का कंटेंट आपको समझ के रखना अपने माइंड में, वहां लिखने की अननेसेसरी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोल ऑफ नीति आयोग 4-5 ब्रॉड हेडिंग्स होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे यूपी पीसीएस में अल्टरनेट इन लास्ट 5 ईयर्स 3 बार क्वेश्चन, मैं अभी क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, मैंने रखा हुआ है सारा यहाँ पे। 3 बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 होते हैं, 169 टारगेट्स हैं, ठीक। उसके बाद सारे 17 आपको रटे होने चाहिए और आपको एक जगह लिखे होने चाहिए। इसका डबल फायदा, एक तो क्लियर आपको जब ये बिल्कुल सीधे सीधे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिख के आ जाए तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और दूसरा पेपर 2 और पेपर 3 में, इवन पेपर 1 में भी ये आपको फॉर्डर की तरह काम आएगा। जब भी आपको कुछ कंक्लूड करना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन लाइक पॉवर्टी पे है, तो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 को क्लियर लिख लिया जिसमें नो पॉवर्टी की बात की गई है, उससे कंक्लूड कर दिया। आप मान लीजिए हंगर पे कोई क्वेश्चन आया है, तो आपने 2 को पिक कर दिया, SDG 2, और जीरो हंगर की बात करते हुए अपने क्वेश्चन को एंड कर दिया। लेट सपोज एजुकेशन पे आया, तो आई थिंक 4 या 5 है जिसको आपने पिक कर लिया, आई थिंक 4 है, तो आपने उसको पिक किया और अपने क्वेश्चन को एंड कर लिया। हेल्थ पे आया तो SDG 3 को ले लिया। तो ये आपको कंक्लूड करने के लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक पेपर पे आपको क्लियर कट लिखा होना चाहिए। सेम इसी तरह सेकेंड टॉपिक पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट पे है, तो इस पे आपके 1 पेज 2 पेज के नोट्स होने चाहिए जिसमें आपको बताना है कि व्हाट आर द काजेस फॉर पॉवर्टी, उसके बाद पॉवर्टी होने से क्या इश्यूज क्रिएट होते हैं, और हाउ वी कैन कंक्लूड, हाउ वी कैन आई मीन मेजर्स फॉर पॉवर्टी। इसमें आपको साथ ही साथ 4-5 पॉइंट देने के बाद 2-3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स के सिर्फ नाम लिखे रहिए, अंदर की बातें आपको या इसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो आप रटे रहिए, लेकिन आप पॉवर्टी की 4-5 स्कीम्स रटी होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए। सेम अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। तो इसी तरीके से आप इन सभी जितने भी यहाँ पे ब्रॉड पॉइंट्स आपके सिलेबस में दिए हैं, हर एक पॉइंट पे आपके पास 1 या 2 पेज का नोट्स A4 शीट पे होना चाहिए। लैंड रिफॉर्म्स है, तो लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, लैंड रिफॉर्म्स में क्या किया गया, 4-5 पॉइंट्स, जैसे कि जो भी लैंड बिखरे पड़े थे, अलग अलग जगहों पे थे, उनको एक साथ रखा गया, आई मीन कंसोलिडेशन हुआ। दूसरी चीज जमींदारी को खत्म कर दिया गया। तीसरी चीज टेनेंट राइट्स दिए गए। चौथी चीज आपके जो लैंड है उसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग को लाने की बात की गई। फिर लैंड रिफॉर्म्स आने के बाद क्या बेनिफिट हुआ इंडिया को, उसके 4-5 पॉइंट्स आपने, ठीक। अब क्या कुछ इसको लेके, तो एक लैंड रिफॉर्म मॉडर्नाइजेशन की एक स्कीम आई हुई है जिसके तहत लैंड को कंसोलिडेट किया जा रहा है, और इसकी 3D नहीं, इट्स लाइक इसका इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। तो ये पॉइंट्स आपके उस 1 से 2 पन्ने में बिल्कुल क्लियर कट सिर्फ हेडिंग्स लिखी होनी चाहिए, ठीक है। सो आई विल डिस्कस माई पार्ट विच इज साइंस एंड टेक एंड इकोलॉजी, ठीक है। इसमें जैसे पहला पॉइंट आपका जो है साइंस एंड टेक पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो उसके एप्लीकेशन पार्ट से आता है, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट में जैसे इन्होंने और एक बात बिल्कुल क्लियर यहाँ है, जो कि पूनम मैम ने भी बताया, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से दिमाग में रखा, अगर आपने सिलेबस रट लिया, तो आपने आधी जंग जीत ली है। क्योंकि सिलेबस में जो भी लिखा है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन भी सिलेबस के बाहर से बिल्कुल नहीं आया है, बिल्कुल क्लियर कट यहीं से सारी बातें की गई हैं, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा जो सिलेबस है उसको आपको अच्छे से रीड करते हुए डेली न्यूज़पेपर्स में अपने काम की चीज को ढूंढना है।
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन पार्ट इन एवरीडे लाइफ। तो इस एप्लीकेशन पार्ट से सबसे ज्यादा जो आजकल की कोविड आया हुआ था, तो कोविड में वैक्सीन प्रिपरेशन से लेके या फिर पीसीआर का जो बहुत बड़ा रोल रहा, तो वो पूरा एक बायोटेक का पार्ट कवर करता है। उसके अलावा जो आज एक टेक्निक आजकल काफी ज्यादा लाइमलाइट में है वो नैनो टेक्नोलॉजी है। तो इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इंडिया जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में एटलीस्ट हर साल यूपी ने एक क्वेश्चन जरूर पूछा है। कभी 2017 की पॉलिसी थी उसको पूछ लिया, एक बार नेशनल बायोटेक की पॉलिसी है उसको उन्होंने क्वेश्चन सीधा सीधा बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, तो अब मैं आपको एक नोट्स दिखाता हूँ। जैसे आप बायोटेक या नैनोटेक का आप नोट्स बना रहे हैं, तो जैसे ये एक नैनोटेक का नोट्स है, ठीक है, हैंड रिटन बिल्कुल 1 पेज पे। आपने सबसे पहले बता दिया कि नैनोटेक है क्या। तो बेसिकली आप नैनोटेक 1 to 100 नैनोमीटर की जो भी ऑब्जेक्ट को हम यूज कर रहे हैं फॉर आर डेली पर्पज, वो नैनोटेक का पार्ट है। ठीक, तो हमने यहाँ पे इसके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स दिखा दिए या हमने उसकी एक डिफिनीशन दे दी और अपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन पार्ट। देन एप्लीकेशन आता है। तो अब साइंस और टेक का जब भी किसी भी टेक्निक का एप्लीकेशन पार्ट अगर आए, तो हमको उसको 4 से 5 ब्रॉड पॉइंट्स में क्लियर रखना है। वो 4 से ब्रॉड पॉइंट होने चाहिए। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, सेकंड इज मेडिकल, थर्ड इज इंडस्ट्री, फोर्थ इज आर डेली पर्पज, डेली पर्पज में हम उसका क्या यूज करते हैं, ठीक है, एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग एनर्जी पार्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने नैनोटेक एप्लीकेशन की बात की, तो उसमें जो भी चीजें हैं, हेल्थ सेक्टर जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, एग्रीकल्चर सेक्टर में बता दिया कि नैनो फर्टिलाइजर में यूज होता है। अब अपने मन में इसको ब्रॉड इलाबोरेट करने के लिए पॉइंट्स अपने मन में रखिए कि नैनो फर्टिलाइजर यूज होगा तो इससे क्या फायदा होगा, हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। ये आप अपने मेंस एग्जाम में जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे आप इसको इसको इलेबोरेट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी एक हेडिंग होनी चाहिए जो कि एग्जाम से जाने से पहले आप इसको एक बार ओवरव्यू ले लेंगे। इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर में वुंड ट्रीटमेंट में, जो कि टिश्यू इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है, नैनो सेंसर्स यूज किए जा रहे हैं जो सीधे डिजीज को डिटेक्ट कर लेते हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए, सो डैट जो ड्रग है वो बेसिकली हम उसको ओरली अगर लेते हैं तो वो बॉडी में अंदर जा रही है, लेकिन एग्जैक्टली जिस पार्ट पे अगर हम भेजना चाहते हैं कि नहीं ये सिर्फ लिवर में ही जाए, तो फॉर दैट पर्पज हम उस मेडिसिन पे नैनो मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं, सो दैट वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पार्ट पर जाके डिलीवर होगी, विच इज नोन एज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। तो इसमें नैनो मटेरियल्स का काफी ज्यादा यूज हो रहा है इस टाइम पे। इसके अलावा नैनो रडार्स में यूज हो रहा है, जिसके हम डिफेंस सेक्टर में यूज करेंगे, जिससे हम एनिमी सैटेलाइट्स को देख सकते हैं और अपने सैटेलाइट्स को ऑब्जर्व होने से बचा सकते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल्स, जिसका की यूज होता है जब फायर फाइटर्स के लिए या बुलेट प्रूफ जैकेट्स में। ठीक, इसके अलावा डेली में मैंने आपको बताया, तो डेली यूज में जैसे आप वाटर फिल्ट्रेशन के लिए आजकल नैनो फिल्टर्स आए हुए हैं, तो ये आपने बता दिया। सेकेंड, तो किसी भी टेक्निक का आपने फायदा बताया, तो ऐसा है नहीं कि उस टेक्निक्स के का दूसरा पक्ष ना हो, तो उस टेक्निक के साथ इश्यूज भी जरूर होंगे। तो जैसे एक पहला इश्यू मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स के साथ होता है, दे वर्क्स, जिस लेवल पे वो वर्क करते हैं हमें उनके हार्मफुल इफेक्ट के या साइड इफेक्ट्स का क्लियर कट रिसर्च उस लेवल पे अभी नहीं हो पा रही है। तो ये हमेशा एक पॉइंट हमारा रहेगा। और एक चीज और याद रखनी है, चाहे बायोटेक हो, चाहे नैनोटेक हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे आपकी कोई और साइंस की टेक्निक हो, टेक्नोलॉजी हो, उसके जो बेनिफिट्स हैं और जो एरिया ऑफ इश्यूज हैं वो 90% बिल्कुल सेम रहेंगे। अगर टेक्निक कॉस्टली है तो है, उसमें ऐसा मतलब कोई अलग से पॉइंट नहीं बनाना है, तो आप एक बेसिक फ्रेमवर्क बना के रखिए और उस टॉपिक स्पेसिफिक पॉइंट्स आप बाद में ऐड करते रहिएगा, लेकिन एक बेसिक आप बना के रखिए। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया टेक्निक को, एक इस चीज का हमेशा डर होता है। किसी भी साइंस की टेक्निक के साथ हम ये पढ़ते भी हैं कि ये दो धारी तलवार है, इट्स लाइक ये इसको हम बायोलॉजिकल वेपन की तरह भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये एक डुअल यूज टेक्नोलॉजी है। आर&डी, हमारे आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कितनी कमी है ये पता है, तो हमने एक इसको पॉइंट रखा। एथिकल इश्यूज हमेशा रहते हैं, ठीक। लैक ऑफ यूनिवर्सल रेगुलेशन, मैक्सिमम चीजों का हमारे कंट्री में साइंस एंड टेक में मैक्सिमम चीजों को रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। स्पेसिफिकली जैसे आईपीआर को अगर आप बात करिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे, तो इस पे जरूर गाइडलाइंस आती रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसको लेके कोई लॉ अभी तक नहीं बना हुआ है। तो ये हमेशा हमारा एक पॉइंट रहेगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, बिल्कुल इस पॉइंट को आप रखिए, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उसको भी लेके कोई यूनिवर्सल रेगुलेशन नहीं है, डिसरप्टिव इफेक्ट है। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट
साथ में उसके इश्यूज, और लास्ट में आप उसको हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे एंड करने की कोशिश करना, कंक्लूजन। और एक चीज याद रखना, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमेशा हाफ या 1 मार्क्स आपका ऐड करते हैं। तो इंट्रोडक्शन आप साइंस में या एनवायरमेंट में डिफिनीशन से आप स्टार्ट कर सकते हो, या तो किसी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए कि इस समय, जैसे कि अगर आपको वैक्सीन पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये जरूर बता सकते हो वैक्सीन प्रिपरेशन में कि कोविड के पैंडेमिक, जो करंट कोविड पैंडेमिक आई थी, इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से वैक्सीन में इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, इतना इस हाई लेवल प्रोडक्शन और ये सारी चीजें हुई, तो इस टेक्नोलॉजी, आप करंट के मैटर को जरूर हाईलाइट करिए, या फिर उसकी डिफिनीशन, सिंपल कुछ ना समझ में आए तो उसकी डिफिनीशन जरूर है वो लिखिए और अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करिए। बॉडी में आप बेनिफिट पे जा सकते हो, उसके इश्यूज बताना लास्ट में, और अगर क्वेश्चन में कुछ और पार्ट है तो अब नो डाउट उसको कवर करना, बट अगर कोई इस तरीके का पार्ट नहीं है और बिल्कुल एक टेक्निक के बारे में पूछा है, टेक्नोलॉजी को लेके पूछा हुआ एप्लीकेशन पार्ट है, तो ये 2 पॉइंट देना और कंक्लूड करना। कंक्लूजन में हमेशा 2 लाइन जरूर लिख देना। अब वो कंक्लूजन आप कभी इस तरीके से करो कि वो पॉजिटिव दिखनी चाहिए, बिकॉज हम एक प्रोग्रेसिव नेशन है, प्रोग्रेसिव नेशन है तो हमें नेगेटिव बातें नहीं करनी है। रेगुलेशन नहीं है तो रेगुलेशन आ जाएगा, कॉस्टली पड़ रही है तो उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, वो उसकी कॉस्ट अपने आप कम होती जाएगी। जैसे ही हम उसको लार्ज स्केल पे, इसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करेंगे, अपने आप उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो हमको बहुत ही पॉजिटिव ओरिएंटेशन में इसको प्रमोट करना है, और हमेशा किसी एक अच्छी गवर्नमेंट स्कीम का नाम जरूर दे देना, और हर एक टेक्निक, चाहे बायोटेक हो तो इस पे एक बायोटेक पॉलिसी है इंडिया की ऑलरेडी, नैनोटेक पे भी एक नैनोटेक पॉलिसी है। तो इन पॉलिसीज को आप नाम लिखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप इसको पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे। इसी तरीके से अगर सेकंड टॉपिक की बात करें, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, कई सारे इंडियन साइंटिस्ट ने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, काम किए हैं। अब इसमें जो आपको तैयारी करनी है, इसके जो पॉइंट्स बनाने हैं वो कुछ इस तरीके से बनाइएगा कि 4-5 बेसिक पॉइंट्स आपको पकड़ने हैं, जिसमें हर एक इंडियन को डालना है। किस तरीके से कि डिफेंस लिया तो डिफेंस में आपने सबसे इंपॉर्टेंट श्री एपीजे अब्दुल कलाम सर का नाम डाल दीजिए। अगर आपने स्पेस सेक्टर लिया तो श्री होमी जहांगीर भाभा जी हो गए, और न्यूक्लियर स्पेस में भी हो रहे हैं। उसके अलावा आपने अदर जो भी साइंटिस्ट हैं उनका नाम पिक करिए। इसमें जो क्वेश्चन आंसर प्रिपरेशन करने का एक काफी अच्छा तरीका ये है, करंट अफेयर्स पूरे साल या 1 साल या 1.5 साल आप जब पढ़े हैं, तो आपको जरूर 2-3 टेक्नोलॉजी या 2-3 इंडियंस लाइमलाइट में रहे होंगे, इंडियन साइंटिस्ट, तो आप उनके ऊपर नोट्स जरूर बना के रखिए, 4-5 पॉइंट्स उसको रेडी करके रखिए। अब जैसे थर्ड पॉइंट इज डेवलपमेंट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, तो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, और इन सब पे यूपी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीपीएस ने। अभी मैं इसको दिखाऊंगा तो आप देखिएगा इन सभी पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सीधा सीधा बिल्कुल क्वेश्चन आया हुआ है। कभी आप डिफेंस एग्रीमेंट पढ़ोगे तो आप उसमें एक चीज पाओगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो टर्म है वो डिफेंस एग्रीमेंट्स में यूज होता है, जिसके तहत क्या होता है कि जब भी किसी कंट्री के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस का करार करती है, डिफेंस एग्रीमेंट करती है, तो उसमें एक पॉइंट होता है कि आप 50%, अप्रोक्सीमेटली 50% अंदर हो, सो डेट लोकल प्रोडक्शन या लोकल मार्केट को बढ़ावा मिले, लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले। तो बेसिकली, और लोकल, इसी बहाने लोकल लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ बाहर की कंपनी आई और आपने अपना सेटअप किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आओ तो आप यहाँ के लोकल लोगों को इसके लिए ट्रेन करो, लोकल इंडस्ट्रीज को इसके लिए आप स्ट्रेंथन करो। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। डुअल एंड क्रिटिकल यूज टेक्नोलॉजी, डुअल मैंने आपको बताया है कि जो टेक्नोलॉजीज अच्छे के साथ साथ बुरे यूज के लिए भी यूज हो सके, उन्हें डुअल यूज टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। स्पेशली जैसे अगर आप बायोटेक एंड नैनोटेक किसी की भी बात करें, तो ये एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह इसको यूज किया जाता है, जो कि अभी एक आरोप, एक एलिगेशन लगा था चाइना के ऊपर कि उन्होंने कोविड के जो वायरस है, कोरोना वायरस, उसको उन्होंने ही स्प्रेड कराया है या उनकी लैब से ही स्प्रेड हुआ है। तो इस तरीके से हम किसी बैक्टीरिया व वायरस को हम बायोलॉजिकल वेपन की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक, लास्ट टॉपिक इन साइंस आईसीटी है, जिसपे कि क्वेश्चन हमेशा से आता रहा है। इसमें जिस तरीके से 4G ने इतना अच्छा अपना
स्ट्रेंथन किया है खुद को 4G पे क्वेश्चन, या 5G जिस तरीके से इमर्ज हो रहा है, जिस लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क कर रही है एंड वर्ल्ड में भी रिसर्च हो रही है, तो 5G एक प्रोबेबल क्वेश्चन जरूर हो सकता है। ठीक, एनर्जी रिसोर्सेस में अब कोल एंड ऑल, जो हाइड्रो, कोल, न्यूक्लियर, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस तो कम है, नो डाउट। आपको इस पे जरूर 2-3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आपको नोट करके रखने हैं, बट इस टाइम पे रिन्यूएबल्स इमर्ज हो चुके हैं, जिसमें स्पेशली सोलर, विंड, और आज के परिवेश में बायोमास एंड हाइड्रोजन। तो ये 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे आपको पॉइंट रेडी होने चाहिए। तो पॉइंट कुछ इसी तरीके से होने चाहिए। आप अगर सोलर की बात कर रहे हो तो आप इसमें हमें बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टारगेट है 375 गीगावाट का या 450 गीगावाट का 2030 तक उन्होंने टारगेट दिया। इससे आप स्टार्ट कर लेना आंसर को, जिसमें कि सोलर एक प्रोबेबल कैंडिडेट रहेगा, एक बहुत बड़ा कैंडिडेट रहेगा। तो इस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 80 गीगावाट तक सोलर पावर इंस्टॉल हो चुकी है और 70 गीगावाट तक विंड पावर इंस्टॉल हो चुकी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देके आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना। फिर आप सोलार के पोटेंशियल इंडिया में क्यों है वो बताना। अब इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में रिलाई करता है, तो बहुत प्रोबेबल उसके लिए एक प्रोबेबल कैंडिडेट है सोलार पावर को डेवलप करने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट आपसे पूछा गया, तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स बताने हैं कि क्यों हमारा इंडिया एक पोटेंशियल कैंडिडेट है सोलार पावर को लेके। फिर सोलार पावर से हमको क्या बेनिफिट होगा। सोलार पावर से हमको बेनिफिट होगा कि भाई हमारे एनर्जी इमिशंस, जो हमारे पोल्यूशन होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो नॉन रिन्यूएबल्स है, कोल एंड ऑल, इनका जो रिजर्व है वो लिमिटेड है, तो हमें आज नहीं तो कल रिन्यूएबल्स को तो अडॉप्ट करना ही है। तो ये कुछ पॉइंट्स देना सोलर के पक्ष में। अब सोलर से रिलेटेड एक दो इश्यूज देना, एक दो इश्यूज ऐसे होने चाहिए कि नो डाउट अगर आप सोलर पे टिके हो तो आप रात दिन में तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, रात में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आपका जो सोलर है उसको कन्वेंशनल सोर्सेज का जो ग्रिड है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए, लाइक कोल पावर से। तो कोल पावर से जो एनर्जी मिल रही है उसके ग्रिड से सोलार को कनेक्ट कर दीजिए, सो डेट हम रात में भी इलेक्ट्रिसिटी को एक्सेस कर सकें। तो बस इसी तरीके से सोलर से रिलेटेड आपने, और सेम विंड से रिलेटेड 3-4 इश्यूज आपने अपने नोट्स में लिख लिया, और लास्ट में कंक्लूड कर देना एक दो पॉइंट्स के साथ, एज यूजुअल बिल्कुल पॉजिटिव नोट पे, कि हमारे पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है। सोलर में कुछ अच्छी चीजों का नाम लेना, जैसे सोलर मिशन तो है ही, साथ साथ इंटरनेशनल सोलर एग्रीमेंट जो इंडिया का ही इनिशिएटिव रहा है वो, ठीक। तो आप उसका ISA, जो कि आई थिंक गुरुग्राम में लोकेटेड है, तो उसका नाम लेते हुए आप कंक्लूड करना और बताना, ठीक। तो इस तरीके से आप साइंस को कवर करोगे। सेम आप एग्रीकल्चर के जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, आप सभी पॉइंट्स पे आपके पास 1 to 2 पेजेस के नोट्स होने चाहिए। वो नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, वो नोट्स आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल, आप अच्छी कोचिंग्स हैं, आप वहां के वैल्यू एडिशन मटेरियल लोगे, उससे आप अपने खुद हैंड रिटन पूरा पढ़ने के बाद, वो नोट्स होते हैं 30-40 पेजेस के, उन 30-40 पेजेस को सिर्फ हेडिंग नोट करोगे। और अब उसके बाद इसलिए A4 साइज पे आपको उसको रखना है, सो दैट जब भी उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स, जैसे पूनम में हमने बताया जो एडिटोरियल वाली चीज, ठीक है। न्यूज़पेपर्स में आपको बहुत ज्यादा कंटेंट पे ध्यान मत देना, सिर्फ एडिटोरियल्स पे ध्यान देना। एडिटोरियल्स मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एडिटोरियल्स को अच्छे से पढ़ना, उससे आपकी जो इंग्लिश वोकेब है या हिंदी वोकेब है वो आपकी स्ट्रांग होगी। दूसरी चीज, उससे आपको कुछ अच्छे करंट अफेयर्स के पॉइंट्स जो मिले, वो आप तुरंत उसी A4 साइज में जस्ट या तो एक पन्ना अंदर एक और ऐड करके लिख लो आप, या फिर आप बगल में राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कहीं पे थोड़ा स्पेस छोड़ो, एटलीस्ट 30% स्पेस ऑफ योर फुल पेज, तो आप उसमें ऐड ऑन करते चलो, सो दैट आपका स्टैटिक और करंट दोनों एक जगह दिखे। कोई भी डेटा हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी बात आप बात कर रहे हो, जैसे आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मार्केट कितना बड़ा है ये वहीं बगल में लिख दो कि इतना बिलियन का या इतना मिलियन का हमारा इंडिया का मार्केट है। तो इस तरीके से आपने वहीं पे ऐड किया। आप एनर्जी की बात करते हो तो सारे एनर्जी सोर्सेज से रिलेटेड जो हमारा इंडस्ट्री का इंडिया का डेटा है वो आपने वहीं का वहीं लिख दो। रोड्स की बात करोगे तो हमारे यहाँ कितना बड़ा नेशनल हाईवे अप्रॉक्स 1.2 लाख किलोमीटर्स कवर करता है पूरे इंडिया में जो नेशनल हाईवे है, तो ये डेटा वहीं बगल में नोट डाउन कर दिया। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं कि करंट और स्टैटिक आपको सेम पेज पे दिखता रहे। इसमें आपका एडिटोरियल काफी हेल्प करेगा। रोज पढ़ो और उसके जो इंपॉर्टेंट 2-3 बातें लगे वो तुरंत
उस कंसर्न जीएस 1, 2, 3 या 4 जहां का लग रहा है वहां पे, और उसके अंदर इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के इन पॉइंट्स में जाके ऐड करो और नोट्स बनाओ। तो ये जो आपका ऊपर का पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट है इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी से लेके इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इसको अपने A4 साइज पेज पे ऊपर बिल्कुल हेडिंग की तरह लिख दो। अब इसके अंदर इससे जुड़ी बातें लिखो, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की जब बात करो तो आप कंजर्वेशन में हेडिंग्स बना लो कि इन सीटू एक्सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, ये पॉइंट्स हेडिंग्स लिख दो। अब इसके अंदर की बातें आप दिमाग में रखो, रटो, इसको रटे रहो, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हेडिंग्स होनी चाहिए। लास्ट मोमेंट में अब आपसे क्वेश्चन जैसे एक आया हुआ है मैं दिखाऊंगा, वहां पे कंजर्वेशन के ऊपर सिर्फ पूछा है उन्होंने, कुछ बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई दाएं बाएं क्वेश्चन नहीं पूछा है, बिल्कुल कंजर्वेशन ओरिएंटेड। तो आप इस पे इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन जितने भी टूल्स हैं, इन सीटू में आपको पता ही है, एक्स सीटू में आप लिख दोगे अपने जर्म बैंक्स, सीड बैंक्स, और उसके बाद आपके जूलॉजिकल पार्क्स जो आप जू घूमने जाते हो, बोटेनिकल पार्क्स हो गए जो कि कई जगहों पे इंडिया में हैं। तो इन सबका आपने हेडिंग दिया, एक एक दो दो लाइन सबके बारे में लिखी, बस इस तरीके से आपके नोट्स रेडी होने चाहिए। बायोडाइवर्सिटी की बात हो तो बायोडाइवर्सिटी पे आपके पास होने चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी को किससे लॉस हो रहा है, जैसे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो गया तो लॉस, पॉल्यूशन हो गया तो लॉस, इन्वेजिव स्पीसीज आ गई तो लॉस, क्लाइमेट चेंज हो गया तो लॉस, ये 5-6 पॉइंट आप अपने लिख लिया। सेम पॉल्यूशन को लेके कार्बन इमिशन और एनर्जी क्राइसिस, इन सब पॉइंट्स पे लेके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पॉल्यूशन की बात हो गई तो आप हर पॉल्यूशन पे हाफ एन पेज का नोट्स हो कि एयर पॉल्यूशन क्यों होता है और एयर पॉल्यूशन से क्या नुकसान होता है और हमारा क्या मेजर होगा उस चीज को लेके। तो आपको इसी तरीके से हर एक पॉइंट पे नोट्स रेडी होने चाहिए। जैसे ये आपका डिजास्टर है, डिजास्टर पे बहुत ही हर बार एक या दो क्वेश्चन 101% आना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिजास्टर कोई भी हो, फ्लड आए, ड्रॉट आए या फिर आपका लैंडस्लाइड आ जाए, कोई मैटर नहीं करता। इस बार यूपीएससी का मेंस जब मैंने दिया था तो उसमें डिजास्टर में क्वेश्चन आया था क्लाउड बर्स्ट को लेके, बादल फटना। कोई भी डिजास्टर हो, लेकिन कुछ डिजास्टर्स के कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके पास लिखे होने चाहिए, और डिजास्टर स्पेसिफिक जो बातें हैं वो आप उसमें बाद में ऐड कर लेना। जैसे कि मैं आपको एक दिखाऊं इसमें, जैसे कि जब डिजास्टर पे आपके नोट्स, जैसे मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है 2 पेज का, तो इसमें एक पेज मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को मैंने नाम लिख दिया है। इससे जुड़ी 3 बॉडीज हैं, एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 2005 से पहले ज्यादा फोकस नहीं था, 2005 में जब ये एक्ट आया तब से फोकस हो गया है डीआरआर पे, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इस पे एक सेंडई फ्रेमवर्क है, ये आपने बात लिख दी यहाँ पे। अब डिजास्टर मैनेजमेंट पे जब भी क्वेश्चन आए इस 3 हेडिंग्स में हमेशा कवर करना। पहली हेडिंग कि हम डिजास्टर रिस्क को कैसे पहचाने, दूसरी हेडिंग अब डिजास्टर, और मतलब पहचाने उसको रोके कैसे, मतलब डिजास्टर होने से पहले की चीज। ठीक, ये सारी चीजें थी, लेकिन अब डिजास्टर हो गया तो क्या करें, डिजास्टर हो गया तो कैसे रेस्क्यू करना है उस पर बात करिए। और अब डिजास्टर जब हो चुका है तो पहले रेस्क्यू करिए, फिर अब लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो आप यही करेंगे, लोगों को बचाना, बेटर कोऑर्डिनेशन रखेंगे आप सभी बॉडीज के साथ, जो भी वहां बॉडीज अवेलेबल है, फास्टर रिस्पांस आपको प्रोवाइड करना है, एसओपी को फॉलो करना है और उनको तुरंत रिलीफ देना है, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करनी है। रिहेबिलिटेशन लॉन्ग टर्म होता है कि अब जब काफी टाइम बाद तक, सालों बाद तक आपको डिजास्टर प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे घर बनाने हैं जो उस डिजास्टर को झेल सके, उनका फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हर तरीके का रिहेबिलिटेशन। लाइक कई सारे लोग सोशल तरीके से भी टूट जाते हैं तो उनको जोड़ना है, इकोनॉमिक, उनको कई सारी स्कीम्स लाइए जिससे कि उनको इकोनॉमिक मदद मिल सके। तो हमें किसी भी डिजास्टर को इन 3 पॉइंट्स पे, अब कोई भी डिजास्टर हो, आपका क्लाउड बर्स्ट हो गया, आपका लैंडस्लाइड हुआ, फ्लड हुआ, तो सब में जरूरी है कि हजार्ड मैपिंग हो। ये कॉमन पॉइंट है, आप ये किसी डिजास्टर में लिखो, कोई भी इवेल्युएटर इसको गलत नहीं काट सकता। तो हजार्ड मैपिंग तो आपको करनी ही करनी है, कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में गंगा बेल्ट है तो वो गंगा बेल्ट फ्लड के लिए प्रोन है, ये पता है। तो ये आप, अब फ्लड पे क्वेश्चन आए तो एग्जाम्पल में गंगा का एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल में आप किसी और रिवर बेसिन का आंसर दे देना, जब लैंडस्लाइड की बात हो तो हिमालयन बेल्ट का एग्जांपल लिख देना। ये डिजास्टर स्पेसिफिक बातें हैं जो कि आपको रटी होनी चाहिए, ये कॉमन बात है। हजार्ड मैपिंग तो आपको लिखना ही लिखना है, इससे आपका आंसर एनरिच होगा।
ठीक, सेकंड थिंग अर्ली वार्निंग डिटेक्शन। आपको कोई भी डिजास्टर आए, आपका उसके लिए प्रॉपर डिवाइसेस लगी होनी चाहिए, जिससे कि हमको एटलीस्ट 24 टू 48 आवर्स पहले ये वार्निंग मिल जाए कि ये डिजास्टर इस पर्टिकुलर बेल्ट में आने की संभावना है, सो दैट उससे जुड़ा हुआ मेजर लिया जा सके। अच्छा, अब आपको पता तो चल गया कि ये बात कि डिजास्टर आने वाला है, तो उसके लिए डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी जरूरी है। तो प्रॉपर सोशल मीडिया की हेल्प लेके, इसीलिए बहुत सारे ट्विटर पे इस तरीके के ग्रुप्स, सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बने हैं, ट्विटर है, न्यूज है, मीडिया है, जो कि इसको डिसेमिनेट करने की जो मुहिम है वो डिसेमिनेट करने का हिसाब किताब सारा ये देखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको लिखना है। अच्छा, जब आपने ये कर लिया तो फिर आप स्ट्रेंथन कैसे करोगे इसके लिए? तो आपके पास एक लीगल फ्रेमवर्क डीएम एक्ट है, प्रॉपर एसओपीज बनी होनी चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हमारा होता है, जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो हमारी मेन गवर्निंग बॉडी होती है। ऊपर तो सिर्फ रेगुलेट होता है, जो एक्चुअल एक्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे होता है। तो वहां पे एसओपीज और पर्टिकुलर ऑफिसर्स जो रेस्पॉन्सिबल है उनके पास इसकी एसओपी होनी चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग, मॉक ड्रिल्स कराइए, लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाइए। ठीक है, तो ये सारा, तो इस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक, तो इसी तरीके से आप हर एक पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, अच्छा, पूनम मैम ने भी इस चीज को बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया था कि यूपी स्पेसिफिक एग्जाम है, 2 to 3 क्वेश्चंस इन ईच पेपर, GS1, GS2, GS3। आप देखोगे सिलेबस के हर एक सिलेबस में लास्ट में 2 to 3 पॉइंट्स यूपी स्पेसिफिक हैं। जैसे GS3 में भी 3 पॉइंट्स हैं जो यूपी स्पेसिफिक हैं, जिसमें आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो, यूपी में सर्विस करने जा रहे हो बिंग ऑफिसर, तो आपको यूपी के बारे में भी चीजें बिल्कुल क्लियर कट पता होनी चाहिए। इवन प्रीलिम्स में इनका इतना फोकस यूपी पे नहीं होता जितना मेंस में है। तो मेंस में आप थ्रू आउट द जीएस अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करिए कि आपसे यूपी से आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर कट कवर होना चाहिए। इसके लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हो, इसके लिए आप पर्टिकुलरली बिल्कुल गूगल पे जाके अच्छे से इसको सर्च कर सकते हो। दूसरा, यूपी स्पेसिफिक जो बुक्स आती हैं, आइदर लूसेंट की या फिर घटना चक्र आती है, परीक्षावाड़ी की बुक आती है, आप उसको ले लीजिए। उसमें जो जो पॉइंट, बिल्कुल दाएं बाएं कुछ नहीं, जितना पॉइंट लिखा है बस उतना पॉइंट ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड वेलफेयर स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत ज्यादा स्कीम होती नहीं, 4 से 5 इंपॉर्टेंट स्कीम हर साल यूपी की होती हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से बेसिकली GS3 का सारा सिलेबस को आपको कवर करना है। ठीक है, अच्छा, सोर्सेस की जब अगर हम बात करें, सोर्सेस में आपको ये ध्यान दीजिएगा, इन सभी टॉपिक्स के लिए, जितने टॉपिक्स की भी बात हो रही है, पूरा GS3 आपको जो भी ORN के दिल्ली में जो भी बेस्ट कोचिंग्स हैं उनके वैल्यू एडिशन मटेरियल लीजिए, जो कि हर एक टॉपिक 40-50 पेजेस का होगा। उसको हर एक टॉपिक को आपको तोड़ना है और 2-2 पेजेस में उसके नोट्स, उसकी हेडिंग्स को लिखना है। A4 सीट पे नोट्स बनेंगे, उसमें आप वैल्यू एडिशन अपने करंट अफेयर्स के एडिटोरियल से रोज का रोज, डेली डेली आप उसको ऐड करते जाइए। और जो बुकलेट, अच्छी बुकलेट्स आती हैं मेंस ओरिएंटेड, उन मेंस ओरिएंटेड को भी आप, अगर आपको समय मिले तो पढ़िए और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट्स में रखिए। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देनी है। इंटरनेट का भी बहुत हेल्पफुल रहता है विथ रेस्पेक्ट, पर्टिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू साइंस और इन्वायरमेंट। इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। इंटरनेट से पर्टिकुलर अच्छी डिफिनीशंस ले लीजिए, उसको नोट डाउन करिए, और कुछ अच्छे डेटा आपको इंटरनेट से मिलेंगे, वो नोट डाउन करिए। तो ये आप हेल्प लेते रहिए, और इन सब चीजों का बिल्कुल क्लियर कर ध्यान देना है कि हमको जो भी आंसर देने हैं वो डेटा रिच होने चाहिए। जब तक उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होगा, वो रूटीन मार्क्स मिलेंगे। रूटीन मार्क्स से मे भी शायद सिलेक्शन, वैसे तो बहुत मुश्किल है, बट अगर सिलेक्शन भी हुआ तो अच्छी रैंक नहीं, अच्छी पोस्ट नहीं मिल पाएगी। तो वो आधा आधा नंबर जो आपको डेटा से मिलेगा, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज इसमें जो, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज में ध्यान देनी है, मैम ने भी, पूनम मैम ने भी इस पे बहुत क्लियर कट बताया था, लिमिटेड सोर्सेस की जो इन्होंने बात की थी। ठीक है, लिमिटेड सोर्सेस की जो बात की थी मैम ने, वो बहुत क्लियर रखना है। हमें ये नहीं ध्यान देना है कि व्हाट टू रीड, हमें ध्यान देना व्हाट नॉट टू रीड। बहुत ज्यादा अननेसेसरी बुक्स मत फॉलो करिए, बहुत ज्यादा अननेसेसरी 4 न्यूज़पेपर मत पढ़िए दिन भर में। अननेसेसरी कोचिंग के भी नो, मैंने ये कहा कि अगर कोचिंग के वैल्यूएशन नोट्स लेने हैं तो सिर्फ किसी एक कोचिंग का, आइदर कोई भी आप ले लीजिए, लेकिन सिर्फ एक, फॉर ऑल द जीएस पेपर्स। बिल्कुल 4 चीजें नहीं उठानी। अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो एक से, तो इकोनॉमी सिर्फ एक कोचिंग का पढ़ना। पॉलिटी किसी से पढ़ रहे हो तो उसी कोचिंग की पॉलिटी के वैल्यूएशन लेना। बहुत ज्यादा अननेसेसरी अपने सोर्सेस मत बढ़ाना, क्लियर कट रखना। एक ही सोर्स को 4 बार पढ़ने की कोशिश करना, ना कि 4 सोर्स को एक बार।
तो ये चीजें ध्यान देना। इसके अलावा आप एक चीज ध्यान दे सकते हो कि जो भी, हाँ, इस पे नितिन सर और पूनम मैम ने भी काफी क्लियर कट बताया। आप जो टेस्ट सीरीज है, हमेशा ये चीज मेरे साथ भी हुई है, मैं भी यही सोचता था कि जब टेस्ट सीरीज मेरा अच्छे से रेडी हो जाएगा, कंटेंट मैं बहुत तैयार कर लूंगा, रट लूंगा, तब मैं मेंस की कोचिंग करूंगा और आंसर, आई मीन सॉरी, आंसर राइटिंग के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए मैं ज्वाइन करूंगा। इससे करते करते फर्स्ट अटेम्प्ट में जब था तो यूपीएससी का मैंने उसमें ज्वाइन नहीं कर पाया था, जिसका मुझे लॉस हुआ था। प्रीलिम्स मेरा निकल गया, लेकिन मेंस में इश्यूज आए थे मुझे। ठीक है, ऑप्शनल भी रेडी नहीं था, ये भी एक इशू था। बट ये चीज आप ध्यान देना कि आप थोड़ा भी अगर आपने पढ़ लिया तो भी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की कोचिंग टेस्ट सीरीज जाके ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जाओ। आधा पन्ना लिखा, आधा पेज लिख के आना, बट लिख आना। ठीक, इससे क्या होगा, दो चीजें होती हैं, आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होती है, वो तो है ही है। दूसरी चीज क्या होती है, जो आपके इंपॉर्टेंट जो फर्रे हैं लास्ट मोमेंट, ये बहुत अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि आपको डर रहता है कि कल मेरा पेपर है, कल मेरा पेपर है तो मैं क्या रिवाइज करूं इतना जल्दी, बहुत सारा है पढ़ने को। तो आप उसके क्या करते हो, फिर हेडिंग हेडिंग करके ना थोड़े से फर्रे निकाल लेते हो, 4-5 पन्ने 10 पन्ने के एक एक पेपर में, यार बस इतना देख लूंगा कल जाते समय, इससे मेरा हो जाएगा। ये फर्रे मेंस में एक्चुअल एग्जाम में बड़े काम आते हैं, ये फर्रे, क्योंकि आपके हेडिंग वाइज हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आपके पास कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, जो कि आप रिवाइज करते हो और जाके अपना पेपर देते हो। ठीक है, लास्ट 5 मिनट कंक्लूड करता हूं। ये आपके पास लास्ट 5 ईयर्स के मैंने पेपर्स इसमें रख दिए हैं, मे बी फाइल में शेयर कर दूंगा, चाहिए होगा तो। 2018 का आई थिंक पेपर शायद मिस हो गया या है शायद। 2018 से 2022 तक के मैंने इसमें पेपर्स रखे हैं, जिसमें कि साइंस और इन्वायरमेंट के जो टॉपिक्स हैं उसको मैंने थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, उसको एक बार देखते रहिएगा। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे क्लियर कट क्वेश्चन पूछा है, और पॉलिसी देखिए, नेशनल एनर्जी पॉलिसी 2017 नीति आयोग की, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ लॉजिक नहीं लगाना दाएं बाएं, जो बात पूछी गई है सीधे सीधे रट्टा मारो और आके यहाँ पे लिखना है, सिंपल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्लियर क्लियर लिखा है, थ्रो लाइट ऑन द परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, प्रयास। तो बस आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मेंशन करिए, उससे जुड़ी स्कीम्स जो इंडिया में चल रही हैं, इंडिया जो उसके लिए प्रयास कर रहा है, इंडिया जो उसके लिए इनिशिएटिव्स ला रहा है, उसके लिए मेंशन कर दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक बिल्कुल क्लियर कट फील्ड्स पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था 4-5 फील्ड साइंस के लिए रख लीजिए, एग्रीकल्चर, मेडिकल, इंडस्ट्री, मेडिकल एंड हेल्थ, इंडस्ट्री, उसके अलावा आपके पास है इंजीनियर, सॉरी, एनर्जी, एनवायरमेंट। ठीक, और डेली पर्पज, ये कुछ 5-6 पॉइंट्स है, रट लीजिए, इसी में आपको पॉइंट्स पे लिखना है, इसी के अराउंड रिवॉल्व करेंगे आपके आंसर्स। क्लियर कट कार्बन इमिशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बाकी आप इस तरीके से पेपर्स को पूरा समराइज किया हुआ है, सारे पेपर मैंने यहाँ रखे हैं, आप इसमें देख सकते हो। रोल ऑफ साइंस एंड टेक पूछा हुआ है नेशनल पावर इनहांस करने में, तो आपका जो इसमें ज्यादा फोकस होगा वो होगा रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन डिफेंस, और आप उसी के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। रडार्स की बात करेंगे, मिसाइल की बात करेंगे, सैटेलाइट की बात करेंगे। एनर्जी क्राइसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था, सॉरी, बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना है, तो आप बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद पूछा व्हाई आर ट्रॉपिकल कंट्रीज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, एक अच्छा सा डायग्राम बनाइए। ठीक है, जिस डायग्राम में आप एक चीज दिखाइए, अर्थ का वो वाला डायग्राम जिसमें आप ये चीज दिखाएंगे कि हमारा बीच का जो इक्वेटर का एक रीजन होता है, 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ, इक्वेटर इंक्लूडिंग ट्रॉपिकल रीजन। फिर उसके बाद 23.5 से 60.5 69.5 तक जो आपका टेम्परेट का रीजन, फिर एक पोलर का रीजन। ये एक अच्छा सा डायग्राम बनाइए, और इसका जो आंसर अराउंड रिवॉल्व करेगा वो दो टॉपिक्स पे रिवॉल्व करेगा। एक तो टेम्परेचर, ट्रॉपिकल कंट्रीज की बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर, एंड सेकेंड बिकॉज ऑफ देयर रेनफॉल। इसी के अराउंड रिवॉल्व करिए। इंडिया का अच्छा सा एग्जांपल लीजिए, और इंडिया में वेस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं, दोनों का अच्छा सा एग्जांपल लेते हुए यहाँ के फ्लोरा और फौना के 2-2 3-3 अच्छे एग्जांपल दे दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल कंक्लूड हो जाएगा। डिजिटल राइट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिजिटल राइट्स को ही हम लोग आईपीआर बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। न्यूक्लियर वेपन्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने बताया था, जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली होती है कि हम किस तरीके से अपनी सारे कंप्यूटर सर्वर्स को
एक इंटरनेट पे एक जगह पे उसको लाके रखे हैं जहां से कि सारी चीजें गवर्न हो रही हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैंने बताया था, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसका यूजफुल क्या है। तो यूजफुल कैसे हुआ, जॉब क्रिएशन में इसका यूजफुलनेस हो गई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से हमारी लोकल इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी गवर्न होंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और इस तरीके से हमको सारे इसी फायदे को, जितने भी इसके फायदे हैं, इसको एग्जाम एक्सप्लेन करिएगा। अब ऐसा नहीं कि इससे सिर्फ फायदा होगा, तो इससे एक दो इश्यू दिखाइएगा कि लेकिन ये सब फायदे के लिए क्या जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा मिले, फंडिंग मिले। दूसरी चीज क्या जरूरी है, जो हमारी इंडस्ट्री और हमारे एकेडमिक ब्रांच है वो दोनों एक दूसरे से कोलेबोरेट करें। तो इस तरीके से बात करते हुए आप इस आंसर को कंक्लूड कर देना। तो ये इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये साइंस एंड टेक की पॉलिसी देखिए, साइंस टेक एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन करना है, कुछ नया बयान नहीं। ठीक, तो इस तरीके से इसको आपको रट के रखना। अब ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि आपको बिल्कुल तैयार होने चाहिए। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया जो स्कीम आई थी उसके ऊपर पूछा। फिर से देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूछ लिया 3 बार, 5 सालों में 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेशनल पॉलिसी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन। साइबर क्राइम क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, हालांकि ये इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। साइबरडोम, साइबरडोम क्या होता है, बेसिकली साइबरडोम एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसी लोकेशन बनानी है, एक ऐसी बिल्डिंग बनानी है जिसके अंदर जब भी कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी या क्रिटिकल आपकी कोई ब्रांच है, उस पे किसी भी साइबर अटैक का कोई इफेक्ट हो ही ना। तो ये एक स्कीम है। इस तरीके से कई सारे साइबर डोम्स बनाने की पूरे इंडिया में मुहिम है। ठीक, तो ये साइबर डोम पे डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से। रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन नेशनल सिक्योरिटी पीछे भी पूछा जा चुका है, सेम रिपीट क्वेश्चन। ई पॉल्यूशन, स्पेस पॉल्यूशन। स्पेस पॉल्यूशन जो हमारी ये मिसाइल्स हैं, हमारी जो सैटेलाइट्स हैं, जो सैटेलाइट्स हम ऊपर जाती हैं स्पेस में हमारे बेनिफिट के लिए, इधर फॉर कम्युनिकेशन या रिमोट सेंसिंग के लिए, वो जब उनका एक टाइम बाद एक्सपायर हो जाती है, उनका पर्पज खत्म हो जाता है, तो वो स्पेस डेब्रिस की तरह पड़ी हुई है। तो उससे कितना नुकसान है इसके बारे में बात की गई है। ई पॉल्यूशन जो आजकल ई टेक्नोलॉजी, हमारा मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स और इस तरीके की जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितने भी हमारे पास टूल्स हैं, जब ये डिवाइसेस खराब हो जाती हैं, तो हमारे इंडियन पीपल का माइंडसेट भी है कि इसको हटाना नहीं है, इसको रखे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे जो हमारा ई पॉल्यूशन फैल रहा है, तो इसके ऊपर आपको बात बतानी। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आप देखोगे, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक का मैंने आपको नोट्स दिखाया कि इस तरीके से आपको बताना है। इनका पोटेंशियल बताइए, डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर, एज यूजुअल वही 5-6 पॉइंट्स में इसके नोट्स। आईपीआर पे क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, तो अब मैं लास्ट में कंक्लूड करता हूं कि जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बहुत अच्छे से देखिए, सिलेबस के एक एक पॉइंट्स पे आपके 2-2 पेज के नोट्स हों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, 101% 4 से 5 क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, गारंटी है इस चीज की। खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, किसी के भी नोट्स को एग्जाम के लिए मत रखिए, चाहे वो किसी का भी बना हो। उस नोट्स को सिर्फ पढ़िए, गाइडेंस लीजिए और उन नोट्स में से अपना नोट्स निकालिए और कोशिश करिए शॉर्ट नोट्स फर्रे तैयार हों। ठीक, अब लिखने के लिए याद रखिए, जो भी साइंस, इन्वायरमेंट या इस जीएस, बेसिकली जीएस में कुछ चीजों में आप ध्यान दीजिएगा, जो कुछ बिल्कुल डायरेक्ट जहां पे क्वेश्चंस आते हैं, कोशिश करिएगा 6 से 7, आपका 10 मार्क्स में, 8 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन जो है 12 मार्क्स के होते हैं। ठीक, तो आपको 6 से 7 या 8 पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स का यूज करने की कोशिश करिए। जैसे एप्लीकेशन आया, तो एप्लीकेशन में पैरा मत लिखिए, एप्लीकेशन में 5-6 पॉइंट्स दीजिए, इश्यूज में 5-6 पॉइंट्स लिखिए, जहां पे आपको लगे कि ये पैरा वाला क्वेश्चन है, जैसे डिफिनीशन जैसे हो गई, या बोलेगा उसके बारे में कि कुछ डिस्क्राइब करिए, तब आप वहां पे जरूर पैरा यूज करिए। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जीएस के पैरा वाइज नहीं होने चाहिए, पॉइंट वाइज होने चाहिए, बुलेट वाइज होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज, जब भी आप बात कर रहे हो, जैसे आपने हेल्थ में बता रहे हो उसके बारे में, नैनो सेंसर जैसे यूज होता है, ठीक है, या डायरेक्ट ड्रग डिलीवरी, इसकी बात की, तो डायरेक्ट ड्रग डिलीवरी को अंडरलाइन करो, नैनो सेंसर्स को अंडरलाइन करो, अपनी बात बताते रहो, बट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते रहो। इससे क्या है, जो एग्जामिनर है उसकी नजर काम की चीजों पे सीधे पड़ जाती है और आपको फ्रूटफुल और अच्छे मार्क्स दे जाता है, रादर देन कि हफाजाड़ आपने सारा आंसर लिखा है लेकिन कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, हेडिंग नहीं है या अंडरलाइन नहीं है। तो एटलीस्ट या तो हेडिंग, सब हेडिंग्स छोटी छोटी यूज करिए, या अंडरलाइन करते रहिए अपने कीवर्ड्स को। ठीक है, चौथी चीज, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए
तो अपने क्वेश्चन को 2-3 पार्ट्स में बांट लीजिए कि मैं इसमें क्या-क्या बताऊंगा। एक तो मेजर बता दूंगा, मैं इसके इश्यूज बता दूंगा, बस। तो इस तरीके से पहले ही कीवर्ड्स में पढ़ पढ़ के पहले इसको पार्ट में बांट लीजिए, ठीक है। हमेशा, अच्छा ये चीज बिल्कुल कॉमन याद रखिएगा, थोड़े से यूपी स्पेसिफिक डेटा भी रट के रखिएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट लिख रहे हैं और आपने पूरा डेटा एम्प्लॉयमेंट का दिया और सिर्फ इंडिया का दे दिया, तो आप कहीं ना कहीं पे आपने वो हाफ एंड मार्क्स जो मिल सकते थे वो आपने मिस कर दिया है। यूपी का स्पेसिफिक डेटा जरूर दीजिए। अगर इंडिया का दे दिए तो भी ठीक, नहीं दिया तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको डेटा अगर याद नहीं आ रहा तो इंडिया का तो एटलीस्ट दे दीजिए। बट अगर आपको यूपी स्पेसिफिक डेटा रेडी है तो प्लीज यूपी स्पेसिफिक डेटा जरूर दीजिए कि यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या लेवल है, यूपी में पॉवर्टी का क्या लेवल है, ये जरूर बताइए। तो यूपी स्पेसिफिक डेटा हर जगह पे आपको देना है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अगर आप जीएस 1 का आंसर लिख रहे हो तो सोसाइटी का आंसर लिख रहे हो तो इट डजंट मीन कि सिर्फ सोसाइटी की बात लिखना। सोसाइटी का आंसर लिख रहे हो तो जीएस 1 के अदर टॉपिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर आपका उसमें और भी जो टॉपिक्स हैं उसके साथ जोड़ के लिखना। सेम जीएस 3 का टॉपिक लिख रहे हो। अब क्वेश्चन जैसे कि दो क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन आया ऊपर, रोल ऑफ एसएनटी साइंस एंड टेक इन इंटरनल सिक्योरिटी। तो साइंस एंड टेक एक अलग पार्ट है जीएस 3 में, इंटरनल सिक्योरिटी एक अलग पार्ट है, लेकिन इन्होंने दोनों को एक साथ जोड़ के क्वेश्चन पूछा है। तो लिंकिंग बहुत जरूरी है। सेम एक क्वेश्चन पूछा है, रोल ऑफ कार्बन इमिशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जीएस 3 का एक अलग टॉपिक है, कार्बन इमिशन इन्वायरमेंट का पार्ट है, अलग टॉपिक है, लेकिन ये दोनों को जोड़ के इन्होंने पूछा हुआ है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। दैट्स इट मैम, मेरी तरफ से इतना ही है। यस दीपक, बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल आपका टिप्स रहे और बहुत कुछ जितने भी रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे गए आपने उनको साइट करते हुए, इलस्ट्रेशंस देते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिलीवर किया अपने एंड से। एंड आई होप सभी एस्पिरेंट्स को बेनिफिट करने को मिलेगा। आपका इंटरलिंकेजेस बनाना और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एक होनी चाहिए अपनी आंसर राइटिंग में, जो हमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। साथ ही जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया वो था एलिमिनेशन की स्ट्रैटेजी। एलिमिनेशन खाली प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही नहीं होता, बल्कि आपके सोर्सेज, कितने सोर्सेज से आपको पढ़ना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो थैंक यू दीपक, थैंक यू वेरी मच। आगे भी हम आपसे एस्पिरेंट्स के लिए उनको लाभ पहुंचाने के लिए आपसे गाइडेंस सेशन जो है रिक्वेस्ट करेंगे हमारे आगे आने वाले डेज में, फर्दर वेबिनार्स ऑर्गेनाइज